जी बिल्कुल सर। हाय। So your name pronunciation is Rachiyata Dhanvijay, right? या राइट, रचियता धनविजय। Hello, sorry I was late to start this meeting. I think. इट्स फाइन। Yeah. So गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मेरा नाम है मीनल और आज का हमारा जो संगम मित्रा का सेकंड सेशन है वो टॉपिक पर है कि होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ इन यंग वुमेन, और जिसके लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई है रचियता धनविजय मैडम, जिन्होंने अपना एमबीबीएस किया है नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और इस टॉपिक के बारे में अगर हम जस्ट ब्रीफ में जाने कि होलिस्टिक अप्रोच जो है यंग वुमेन, और बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की यंग वुमेन के बारे में, जितना मतलब मेरे रीडिंग में मैंने जाना है कि 18 टू 25 एज ग्रुप जो हम यंग वुमेन कंसिडर करते हैं। प्लीज मैम आप इस पे थोड़ा क्लेरिफाई, अगर मैं गलत हूँ प्लीज आप इस पे क्लेरिफाई कीजिएगा कि 18 टू 25 जो यंग वुमेन एंड देन 25 प्लस जो कुछ 35 40 तक adult women and later on that the menopause वाला ये आता है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज इस पे थोड़ा क्लैरिटी आप दीजिएगा। तो इस हाँ, सेशन में हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि होलिस्टिक मतलब एक संपूर्ण हमारे जो जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है, हमारा सर्वांगीण जो स्वास्थ्य है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और जिसमें हमारा हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस जो है, हमारी जो सोशल लाइफ है, ये सभी कैसे कनेक्टेड है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और वुमेन्स ने अपना जो खान पान है, अपना सोशल लाइफ है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, या अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अपनी अच्छी नींद है, इन सब का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए जो जिससे हम अपना जो ओवरऑल स्वास्थ्य है वो अच्छा बनाए रखें। और काफी जरूरी है हम महिलाओं के लिए, हम वुमेन्स के लिए कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास जो है वो हम बूस्ट करें और हम हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें। तो इन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में हम जानकारी आज हासिल करेंगे। तो वेलकम रचिता मैम आज के सेशन में, और प्लेटफॉर्म इज योर्स नाउ, तो प्लीज गो ऑन। थैंक यू। थैंक यू। सबको सप्रेम जय भीम। मुझे ये टॉपिक जब बताया गया था, सपना मैम ने मुझे जब ये टॉपिक बताया कि हमें यंग वुमन के लिए जो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या हमारे ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेशन कंडक्ट करना है, तो आप प्लीज आप एक टॉपिक बताइए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि इस जो एज ग्रुप में हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट डिसीजेस है और जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स है, सिर्फ डिसीजेस नहीं कहूंगी मैं, या प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स है, उसको हम कैसे एक सर्वांगीण तरीके से, कैसे हम लोग इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक सजेस्ट किया था। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम विमेन में ये है कि विमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, कि आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनका मेन मकसद बस शादी कराना
और घर में बच्चे पैदा करना और घर संभालना, बस इतना ही है। और उसके आगे औरतों को कोई भी तरह की फ्रीडम नहीं है। फिर वो खुद के खाने के लिए भी औरतें ध्यान नहीं देती है, वो हमेशा घर के जो डोमिनेंट मेल मेंबर्स रहते हैं उनके तरफ सबसे ज्यादा ध्यान रहता है न्यूट्रिशन का। फिर जो घर के बच्चे हैं उनके तरफ सबसे ज्यादा ध्यान रहता है न्यूट्रिशन का, और फिर जो बचा खुचा खाना रहता है वो हमारे घर की औरतें खाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो एजुकेशन, मतलब नालंदा जैसे प्लेटफॉर्म्स है, ये हमारे यंग लेडीज को जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके वजह से उनके माइंड में और उनके ओवरऑल हेल्थ और कॉन्फिडेंस और एजुकेशन, ये सब चीजों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चालू करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सबसे, मतलब हेल्थ क्या है सबसे पहले ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में सबसे ज्यादा विमेन में, वो मैंने 5-6 टॉपिक्स ऐसे उठाए हैं जिसके तरफ हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और वही जो डिसीजेस है वो फीमेल्स को इफेक्ट करती है, और उसके वजह से उनके ओवरऑल हेल्थ पे और एजुकेशन पे और सोशल लाइफ पे भी उसका बहुत इफेक्ट होता है। तो वो हम देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चालू करती हूँ अभी। स्क्रीन विजिबल है मैम? Yes, yes, it's visible. ओके। Same. अफसोस हो गए। हाँ। ओके। एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक, द मीनिंग ऑफ वर्ड होलिस्टिक। तो होलिस्टिक का मतलब एक सिंपल सिनोनिम, उसका एक इंटीग्रेटेड वे में कोई भी चीज की तरफ देखने का या पढ़ने का एक तरीका होता है। Pooja, please, can you mute yourself? Pooja, please. तो WHO हमारा जो है, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिसाब से हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है ये हम लोग देखेंगे। तो उनकी जो कोटेड डेफिनेशन है वो ये है: हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इंफर्मिटी। इसका मतलब क्या होता है? हमारी जो हेल्थ है वो फिजिकल कंपोनेंट से बनती है, हमारी मेंटल कंपोनेंट या हमारी मेंटल स्टेट क्या है उससे बनती है, और सोशल वेलबींग मतलब सोशली हम कहाँ पे लाई करते हैं, या हमारा बैकग्राउंड क्या है, या हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या हमें घर पे कोई प्रॉब्लम्स है क्या, या हमें बाहर कोई प्रॉब्लम्स है क्या, ये हेल्थ का मतलब होता है। और हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम डिसीज फ्री है, क्योंकि अगर इंसान डिसीज फ्री है इसका मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, लेकिन हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या उसकी सोशली उसे कोई प्रॉब्लम्स है। इसलिए WHO ने ये डेफिनेशन हमें दी है। तो इसके हिसाब से ही हम अभी हमारे आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो फीमेल हेल्थ और मेल हेल्थ में सबसे ज्यादा डिफरेंट चीजें क्या होती है? तो ये कुछ टॉपिक्स है जो फीमेल्स को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जैसे एनीमिया। एनीमिया मेल्स में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अनलेस एंड अनटिल वो मेल को कैंसर नहीं होता है तब तक उसे एनीमिया नहीं देखने मिलता है। जबकि इंडिया में 70 to 80% फीमेल्स को एनीमिया देखने मिलता है। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी माहवारी से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज है वो फीमेल्स में ही देखने मिलती है। फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो फीमेल्स में ही सबसे ज्यादा देखने मिलती है, ना कर की मेल्स में। फिर उसके बाद डोमेस्टिक अब्यूज। मेल डोमेस्टिक अब्यूज एक बहुत नया टॉपिक है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल डोमेस्टिक अब्यूज हमारे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा सालों सालों से चलते आ रहा है। उसके वजह से फीमेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
फिर है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। और इसके बाद और एक चीज है हमारे थायराइड या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। तो थायराइड के बारे में भी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, मतलब आसान शब्दों में कहे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बताता है आप में खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी मतलब क्या, क्या हमारे शरीर का ओवरऑल खून कम हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? लंग्स में से ऑक्सीजन उठाना, हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाना, और अलग अलग सेल्स से और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड उठाना, लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स फिर वो बाहर एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो एकदम से कम हो जाती है। उसके वजह से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बहुत फीमेल्स में थकान, फटीग यानी थकान हमेशा महसूस होती रहती है, कुछ काम करो तो भी थकान महसूस होती है, कुछ काम नहीं करो तो भी थकान महसूस होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, या थोड़ा सा मतलब यंग विमेन कुछ खेलती भी होंगी तो स्पोर्ट्स के बाद उनको एकदम से थकान महसूस होती है। फिर उसके बाद सर एकदम हल्का हल्का लगना, फिर एकदम से फीलिंग आती है कि कुछ तो गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना। तो एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आज यहाँ पे फोकस करूंगी वो न्यूट्रिशनल कारण है, कि न्यूट्रिशन के वजह से हमें एनीमिया कैसे हो सकता है। बाकी तो एनीमिया अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया हम लोग कहते हैं। तो हीमोलाइटिक एनीमिया लाइक लाइक सिकल सेल एनीमिया वाली डिसीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है विदर्भ रीजन में। फिर थैलेसीमिया ये भी बहुत प्रिवेलेंट है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये हीमोलाइटिक एनीमिया जो है ये जेनेटिक है, ये हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। मतलब अगर किसी पूर्वज में एक म्यूटेशन रहा तो वो आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जनरेशन तक पहुंचती है। तो उसके लिए तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका बस ये है हमें डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन जो हमारे हाथ में है न्यूट्रिशनल एनीमिया, उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है वो तीन मेन जो न्यूट्रिएंट्स है उसके वजह से होता है। एक तो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई हमारे बॉडी में, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं हम इसको। फिर विटामिन बी 12 की कमी हो गई, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे ये देखना चाहिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन। हमें अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। न्यूट्रिशन में भी हमको क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें आयरन मिल सकता है, विटामिन बी 12 मिल सकता है, और फॉलिक एसिड मिल सकता है। तो रेड मीट जो है, यानी मटन जो भी है, रेड मीट, उसका जो लीवर वाला पार्ट होता है उससे हमें मिलता है आयरन, फॉलिक एसिड। एनिमल जो भी प्रोडक्ट्स है उससे हमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, जबकि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। और विटामिन बी 12 तो एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही देखने को मिलता है, वेजिटेबल्स में बिल्कुल नहीं देखने मिलता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया है वो वेजिटेरियंस में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है। और फीमेल्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन के वजह से आपका ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस के वजह से भी आपके बॉडी का ब्लड कम होता है, और ऊपर से एनीमिया उसके ऊपर। तो हमारी फीमेल्स का जो एनीमिया का जो प्रिवेलेंस है वो एकदम ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें न्यूट्रिशन में रेड मीट खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, लेग्यूम्स लेग्यूम्स में चना, सोयाबीन, शेंगदाने, ये जो अपने घर में मिलने वाली छोटी मोटी चीजें हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा आयरन मिलता है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पालक है, मेथी है, फिर जो लाल भाजी हम लोग बोलते हैं हमारे इधर, रेड कलर की जो चौड़ी वाली सब्जी आती है उसमें आयरन अच्छा रहता है। फिर बीट रूट है, फिर फ्रूट्स में पोमोग्रेनेट है। ये सब चीजें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर हम विटामिन बी ले रहे, विटामिन बी 12, आयरन ये सब ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम विटामिन सी का भी इंटेक बढ़ाते हैं
विटामिन सी हमें मिलता है जो भी खट्टी सब्जियां है, लाइक आंवला है, नींबू है, संतरे है, मौसम्बी है, ये सब चीजों से हमें विटामिन सी मिलता है। अगर हम लोग साथ में इसका भी इंक्लूड करें अपने खाने में, तो आयरन जो है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत अच्छे से होता है, और हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है आयरन की, वो अच्छे से कवर हो जाती है। फिर मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के, यानी कि ओवरऑल एनीमिया के मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जो कि है लाइट हेडेडनेस, थकान महसूस होना, फिर उसके बाद फीलिंग ऑफ अनवेलनेस। ये सब चीजें अगर हमें आती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, एक MBBS या MD मेडिसिन डॉक्टर को हमें विजिट करना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट करने चाहिए। ब्लड टेस्ट में आता है हमारा जो कंप्लीट ब्लड काउंट वाला ब्लड टेस्ट रहता है, उससे हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी का कौन से लेवल में है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें कितने दिन तक और कौन से टाइप के आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अगर हमें माइल्ड एनीमिया है तो हो सकता है डॉक्टर आपको टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करे। अगर आपको बहुत सीवियर, अगर आपको मॉडरेट एनीमिया है तो हो सकता है डॉक्टर आपको इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करे। और अगर बहुत सीवियर एनीमिया है, लाइक अगर हीमोग्लोबिन 4 से कम हो गया है या 5 से कम हो गया है, तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा चक्कर आने के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए सप्लीमेंटेशन और डॉक्टर की विजिट का। तो स्क्रीन पे ये जो मैंने शेयर किया है, ये कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एनीमिया। पहला है रेड मीट, जो मैंने बताया आपको। फिर होल ग्रेन ब्रेड। तो हम लोग हमारे खाने में पहले से ही होल ग्रेन्स आते हैं। जैसे हम लोग ज्वारी खाते हैं, ज्वारी की भाकरी खाते हैं, बाजरी खाते हैं, फिर रोटियां खाते हैं, वो खाना चाहिए। फिर स्पिनच यानी पालक, सोयाबीन, टमाटर, बीटरूट, अंडे और पीनट बटर या ही पीनट। फिर ओटमील, ओट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई, यानी एनीमिया। फिर हमारी दूसरी प्रॉब्लम यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे रहता है, और जो हमारी मेंस्ट्रुएशन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे जो ऐसा डोम शेप्ड का एरिया है उसे यूट्रस कहते हैं, यानी बच्चादानी। यहाँ पे बच्चा अगर प्रेग्नेंट रहते हैं तो बच्चा यहाँ पे अटैच होके यहीं पे उसकी ग्रोथ होती है। फिर यूट्राइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स, और साइड में रहती है ओवरी। ये जो ऑरेंज कलर की दो चीजें हैं ये ओवरी है। तो ओवरी का काम क्या होता है? हर महीने ये एक ओवम बनाता है और हमारे यूट्रस में भेजता है। और फिर उसके बाद सर्विक्स और नीचे है वजाइना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग ऐसे फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से समझेंगे उसको। फर्स्ट डे ऑफ साइकिल मतलब हम पकड़ेंगे कि जो हमारा ब्लीडिंग होने का फर्स्ट डे होता है उसको हम फर्स्ट डे ऑफ साइकिल पकड़ेंगे। तो वहां से लेकर 2-3 दिन हमारा मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, यानी कि ब्लीडिंग फेज, जब हमारी बॉडी एंडोमेट्रियम को सिक्रेट करेगी। फिर उसके बाद दूसरा है ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज में जो है, एक मिनट, हाँ। तो पहला जो हमारा फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज यानी जो है हमारी ब्लीडिंग का फेज। फिर दूसरा फेज होता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज यानी कि जो हमारे ओवरी में अलग अलग फॉलिकल्स होते हैं। तो वो फॉलिकल्स के अंदर ओवम रहता है। तो एक फॉलिकल पहले छोटा रहता है, फिर वो बड़ा होते 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 बड़ा फॉलिकल बनता है, और वो जब हमारा ओव्यूलेटरी फेज आता है तब वो फॉलिकल खुल जाता है और उसमें से ओवम निकल के हमारे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। तो वो तीसरा फेज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज। फिर चौथा फेज है हमारा
जो हमारी लाइनिंग ठीक ठीक हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, हमारे यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो वो एंडोमेट्रियम थिक 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 होते जाता है, यानी हमारी बॉडी यूट्रस को प्रिपेयर करती है, अगर बच्चा आया तो उसको अटैच करने के लिए जगह रहनी चाहिए, इसलिए वो थिक होते जाता है। फिर अगर ओव्यूलेटरी फेज में इम्प्लांटेशन नहीं होता है, या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, या कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तो फिर वो जो एंडोमेट्रियम जो है वो झड़ जाती है। मतलब हमारे बॉडी को एंडोमेट्रियम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर उसके वजह से जो है फिर से वही ब्लीडिंग वाला फेज चालू हो जाता है। ऐसे तीन चार फेजेस, ऐसे चार फेजेस रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहला मेंस्ट्रुअल, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा प्रोलिफरेटिव फेज। ऐसे चार फेजेस रहते हैं हमारे ओव्यूलेटरी साइकिल के। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कैसा होना चाहिए, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ऐसा हम एवरेज में देखें तो 28 डेज हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन हर किसी का 28 डेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहती है। किसी की 24 डेज भी रह सकती है और किसी की 40 डेज भी रह सकती है। ये कम ज्यादा होते रहती है। और जो ब्लड है वो 2 से 8 ml हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीक्रेट होना चाहिए। और जो उसकी एवरेज लेंथ होनी चाहिए साइकिल की, वो 3.5 डेज से लेकर 7 डेज के बीच में होना चाहिए। कभी कभी किसी को 3.5 डेज भी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी किसी को 7 डेज भी ब्लीडिंग होती है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठते हैं तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन समझा जाता है। और अगर हमें कैसे समझना चाहिए कि हमें मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स होते हैं अमेनोरिया। अमेनोरिया यानी कि बिल्कुल भी हमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होना, या बिल्कुल भी हमें पीरियड्स नहीं आना, 3 3 महीने 4 4 महीने तक हमें पीरियड्स नहीं आना, उसे हम लोग कहते हैं अमेनोरिया। फिर डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया यानी पेट का दर्द जो होता है हमें साइकिल के टाइम पे या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पेट का दर्द जो होता है, वो डिस्मेनोरिया समझना चाहिए। नॉर्मली भी डिस्मेनोरिया होता है, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक डिस्मेनोरिया से कैसे डिफरेंट है ये बताती हूँ मैं आपको। तो नॉर्मल जो डिस्मेनोरिया होता है, या पीरियड का पेन जो हम लोग बोलते हैं, वो चालू होना चाहिए हमारी जो पीरियड की फर्स्ट डे है वहां पे चालू होना चाहिए, और थर्ड डे तक खत्म होना चाहिए। ये नॉर्मल है। और पेल्विक एरिया में ही दुखना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपकी जो साइकिल चालू होने के पहले या ब्लीडिंग चालू होने के 2 3 दिन पहले आपको पेट दर्द हो रहा है, और ब्लीडिंग खत्म होने के भी 3 4 दिन बाद तक आपको दर्द रह रहा है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक टाइप का डिस्मेनोरिया है और ये आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। फिर मेनोरेजिया। मेनोरेजिया यानी कभी भी ब्लीडिंग होना और हैवी ब्लीडिंग होना। फिर मेट्रोरेजिया यानी साइकिल्स के बीच बीच में ब्लीडिंग होना, यानी कि कभी हमारी समझिए 28 दिन की साइकिल है, तो उसमें कभी आपको 8वें दिन ब्लीडिंग हो गई, या कभी 10वें दिन ब्लीडिंग हो गई, या कभी 14वें दिन ब्लीडिंग हो गई। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। फिर ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया यानी 1 साल में नॉर्मली हमारी 9 साइकिल्स आनी चाहिए। अगर हमारी 9 साइकिल से कम साइकिल्स हो रही है 1 साल में, तो भी वो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। फिर पॉलीमेनोरिया, यानी 1 साल में 13 साइकिल से ज्यादा हमारे अगर साइकिल्स हो रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है और हमें वो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर पीएमएस। तो पीएमएस जो है, पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली बहुत सारे फीमेल्स में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल्स को जनरल फीलिंग ऑफ अनवेलनेस आती है, कभी कभी नौशिया होता है पीरियड्स आने के पहले, कभी वॉमिटिंग होती है, हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं। फिर एंग्जाइटी या छाती में ऐसे धड़ धड़ महसूस होता है। फिर घबराहट महसूस होती है। ये सब चीजें पीएमएस में आते हैं। और अगर ये पीएमएस आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, या आपको पीएमएस के वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी डेली लाइफ में, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, कोई अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उनको अपने सिम्टम्स बताना चाहिए।
फिर उसके बाद वो हमें इवेल्युएट करके कुछ ब्लड टेस्ट करके, हो सकता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी हमें प्रिस्क्राइब करे, और उसके बाद हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पता चलता है, और डॉक्टर्स वो चीज आसानी से ट्रीट की जा सकती है। एक बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में एक बोला जाता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो हमें हर हर फीमेल को सहन करना पड़ता है, तो हमें भी सहन करना चाहिए। लेकिन ये सहन करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपके इसके वजह से आपकी स्कूल मिस हो रही है, आपके कॉलेज मिस हो रहे हैं, आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आपको जरूर जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है पता लगा के इसे ट्रीट कर लेना चाहिए। फिर हमारा आज का जो टॉपिक है वो होलिस्टिक हमें अप्रोच देखना है। तो हमें मेंस्ट्रुएशन हेल्दी रखने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो जो मैंने पहला फेज बताया था आपको, मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें हमें हेल्दी चीजें ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। नमक थोड़ा सा कम खाए इस फेज में, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग की तकरार बढ़ सकती है। फिर फैट्स कम खाए, और एक हार्टी स्टूज, मतलब कोई भी ऐसा सूप जैसे चीज, जैसे मटन चिकन का जो हम लोग सूप बनाते हैं। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स यानी सब्जी, ये हमें ज्यादा खानी चाहिए इस फेज में। फिर फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, हमारी बॉडी एक ओवम तैयार कर रही होती है, तो उसको हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। तो इस टाइम पे आपको रेड मीट, अंडे, मच्छी, फिर चीज, ये सब चीजें खानी चाहिए। चीज भी हमेशा एकदम ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हमेशा कोई भी चीज मॉडरेशन में खाए तो वो हमारे बॉडी को बेनिफिशियल रहती है। फिर तीसरा फेज है ओव्यूलेटिव फेज। इसमें हमें वेजिटेबल्स, फिश, नट्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। फिर चौथा फेज है लुटियल फेज। इसमें हमारी बॉडी को मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन और कैल्शियम, ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि दूध है, दही है, फिर पनीर है। ये सब चीजों खाने से हमें कैल्शियम मिलता है। और स्क्वाश या भोपड़ा हम लोग जिसे कहते हैं, भोपड़ा, फिर ग्रेन्स एंड लेंटिल्स, कडधान्य आपण ज्याला म्हणतो, ते कडधान्य खाणं लुटियल फेज मध्ये सगळ्यात जास्त बेनिफिशियल असते। आणि डार्क चॉकलेट, तो डार्क चॉकलेट खाने से क्या होता है, हमारे जो पीएमएस वाले सिम्टम्स होते हैं ना, वो एक कंट्रोल में रहते हैं। और डार्क चॉकलेट में शुगर की भी मात्रा कम होती है, तो हमारे बॉडी में स्वेलिंग आने की भी जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। फिर होलिस्टिक अप्रोच में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। तो हमें कितनी एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल रहे। आजकल हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा बैठी हो गई है। हम लोग एक जगह बैठ के बहुत सारे काम करने लगते हैं, हमें बाहर घूमने का समय नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो है वो कंप्यूटर के आगे बैठ के दिन भर काम करते हैं, या स्टूडेंट्स में पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी रहती है, तो दिन भर क्लासेस अटेंड करो फिर पढ़ाई करो, उससे एक्सरसाइज करने का टाइम हमें कमी मिलता है। लेकिन हमें एक टाइम खुद के लिए या खुद के बॉडी के लिए निकालना चाहिए, जिससे आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो एक्सरसाइज डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 2 डेज अ वीक, मतलब कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम हमें हफ्ते के 2 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वो होनी चाहिए 150 मिनट्स पर वीक। यानी कि एक दिन का आप समझ लीजिए, अगर आप रोज कर रहे हैं, रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक दिन का 20 मिनट 25 मिनट भी सफिशियंट रहता है हमारे हेल्थ के लिए। फिर हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी जोर जोर से चलना। उससे हमारी बॉडी की कैलोरीज भी बर्न होती है, और हमारी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है।
और योगा कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आप एड्रेस करें। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे अनगिनत योगा के वीडियोस है, अनगिनत एक्सरसाइज के वीडियोस है। तो वो आप धीरे धीरे शुरू करके अपनी हेल्थ जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन अगर हमारा इरेगुलर है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसी चीज मानी जाती है कि स्ट्रेस अगर है तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल्स है वो बहुत कम हो जाते हैं, यानी ओलिगोमेनोरिया आ जाता है या कम साइकिल्स होते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फीमेल्स में घर संभालो, फिर फैमिली संभालो, फिर उसके बाद कॉलेज संभालो, अपना जॉब संभालो, ये सब चीजें एक फीमेल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती है। तो हमें स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आपको एकदम से घबराहट हो रही है या एकदम से स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो इंस्टेंटली आपको क्या करना चाहिए? आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मतलब एक लंबी सांस ले, सांस छोड़े, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े। वो कम से कम आप आंखें बंद करके 10 बार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स है वो थोड़ी बहुत कम हो गई है। फिर वॉच फनी थिंग्स, हमारे पास आज सबके पास मोबाइल है, तो उसका हम लोग अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें अच्छा इफेक्ट आएगा। तो कोई कॉमेडी वीडियो देख लीजिए, आपके घर वालों से बात कर लीजिए। फिर अरोमा थेरेपी, अरोमा थेरेपी का मतलब है कि एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं कुछ, जैसे कि लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है, रोज एसेंशियल ऑयल है, जैसे खुशबूदार चीजें सूंघिए उससे हमें अच्छा फील होगा, या कोई खुशबूदार प्लांट के पास जाके बैठिए। ऐसा माना जाता है कि मोगरे के जो फूल है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें उसकी भी खुशबू लेके हम इंस्टेंटली खुद को काम डाउन कर सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म मेंटेन करना है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आपको क्या करना चाहिए? एक वॉक लेके आनी चाहिए। फिर जर्नल करना चाहिए। जर्नल मतलब एक छोटी सी बुक लीजिए, आप रोज की आपकी दिनचर्या लिखिए, आपको कैसा फील हो रहा है उसमें लिखिए। मतलब आपके जो भी मन में चल रहा है वो मन के मन में ना रखते हुए आप एक बुक में उतार सकते हो, उससे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। मेडिटेशन प्रैक्टिस करना आप 2 मिनट से भी चालू कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद करके आप अपने थॉट्स के साथ बैठिए, आप धीरे धीरे मेडिटेशन करना चालू करेंगे तो आप उसमें और बेहतर बेहतर होते जाएंगे, और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो बहुत अच्छा रहता है मेडिटेशन। फिर लॉन्ग टर्म, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही स्ट्रेस फ्री रहना है तो आपको क्या करना चाहिए? मेक टाइम फॉर लीजर, मतलब खुद के लिए आप अलग से समय निकालिए, थोड़ा सा आराम कीजिए। हमेशा कामों में व्यस्त ना रहे, खुद के लिए कुछ समय निकाले। आपको जो चीजें पसंद है वो करिए। कभी किसी को पेंटिंग पसंद होती है, कोई पेंटिंग करता है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है, कोई खाना बनाता है, किसी को घूमने जाना पसंद होता है, मूवी देखना पसंद होता है। तो जो भी चीज आपको पसंद करती है वो आप एक टाइम निकालिए उसके लिए। फिर एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फिर हेल्दी खाना खाएं। आजकल बहुत ज्यादा जंक फूड हम लोग खाते हैं, उससे बॉडी के जो कॉर्टिसोल लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। जैसे जैसे हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं वैसे वैसे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और हमारे स्ट्रेस लेवल्स और बढ़ते हैं। तो ट्राई करें कि ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, फ्रूट्स ज्यादा खाएं, कम से कम तेल, नमक, मसाले की चीजें खाएं, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इंडिया में जो है, फीमेल्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इंडिया में एक टाबू है इस चीज का कि अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कहीं भी किसी से बात करेंगे या किसी को बताएंगे कि आई एम विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट या आई वांट टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट, सो एवरीबॉडी विल थिंक दैट अरे ये तो पागल, अरे ये तो पागल हो गई। और साइकेट्रिस्ट को भी पागल का डॉक्टर ही बोला जाता है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट हमारी फिजिकल हेल्थ है, जितना मैंने आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, एनीमिया के बारे में बताया, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा माइंड या हमारी मेंटल हेल्थ है। तो हमारे इंडिया में फीमेल्स को कौन सी मेंटल हेल्थ इश्यूज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक एंग्जाइटी,
एंग्जाइटी यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की एंग्जाइटी, उसका एक बहुत बड़ा रेनबो है। जो भी चीजों का आप देखेंगे, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करें तो। एंग्जाइटी यानी घबराहट होना, ऐसे पल्पिटेशंस होना यानी खुद की धड़कन हमें महसूस होना, या रात को नींद नहीं आना, या डरावने सपने दिखना, या हर चीज का हमें हमेशा डर बना रहना, ये एक एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। फिर दूसरा एडिक्शन। फीमेल्स में तो एडिक्शन का बहुत कम मात्रा है, लेकिन मेल्स में हम लोग देखे जाए तो कोई दारू पी रहा है, कोई टबैको खा रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है। तो ये सब एडिक्शन भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का सबसे बड़ा एक कल्प्रिट है, मैं कहूँ तो। फिर उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बिंज ईटिंग करते हैं लोग, कि एकदम से बहुत सारा खाना कि अ, जब तक हमारा पेट भरने के बाद भी बहुत खाना, और फिर वो हमें सहन नहीं होता है तो हम लोग जबरदस्ती उल्टी करके उसको बाहर निकालते हैं और हमारी हेल्थ हेल्थ खराब हो जाती है। ये बुलिमिया नर्वोसा हो गया। फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी बिल्कुल ही नहीं खाना। मतलब वो इंसान अगर खुद को आईने में देखता है, वो कितना भी पतला हो, तो उसे ये महसूस होता है, अरे मैं मोटा हूँ, अरे मैं मोटी हूँ। तो उसके वजह से वो खाना कम कर देता है और वो एकदम थिन और एकदम पतला हो जाता है। वो इंसान खाना बंद कर देता है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, यानी वो व्यक्ति कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, या कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन या बहुत ज्यादा दुख में आ जाता है। तो ये बायपोलर डिसऑर्डर। फिर सिजोफ्रेनिया। फिर सिजोफ्रेनिया का ऐसा है कि हेल्यूसिनेशंस होना, या अजीब अजीब आवाजें आना, या अजीब अजीब चीजें दिखना, या किसी एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने लगता है जो मौजूद नहीं है। ये सिजोफ्रेनिया है। फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल बहुत बढ़ चुका है, जैसे ही एंजाइटी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन भी बहुत बढ़ चुका है। डिप्रेशन मतलब हमें ऐसी निराशा की फीलिंग आना, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ महसूस होना। फिर कोई भी चीज में मन न लगना, या जो चीजें आपको पहले आनंद देती थी, अभी वो चीजें आपको आनंद नहीं दे पा रही है, तो ये डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और अगर ये सिम्टम किसी में है, तो हमें उसको पहचानना चाहिए और किसी से हेल्प मांगनी चाहिए इस इशू में। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन, फिर हो सकता है वो आपका फैमिली मेंबर ना हो, आपको बाहर भी किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़े, तो आप किसी से हेल्प लीजिए। एक साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, एक सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए। आजकल लोग बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, कोई भी जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी मैं साइकेट्रिस्ट हूँ बोल के बैठ जाते हैं। उनसे बच के रहिए, और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कीजिए, और फिर वो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है या फिर मेडिकेशंस की जरूरत है, तो वो डॉक्टर आपको देंगे। और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन उसके मेडिकेशंस ना लेने के जो इफेक्ट्स है वो हमारे बॉडी पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ इशू है, तो वो उसकी फिजिकल हेल्थ इशू भी एकदम ही तरीके से खराब हो जाती है। तो हमें उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ जिस जिस व्यक्ति को वो परेशानी है, सिर्फ उसने ही खुद पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें भी अपने आजू बाजू के जो हमारे दोस्त रिश्तेदार है उन पे ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर के आजू बाजू के हमारे घर के लोगों पे ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उन्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, और हमें ये चीजें उनकी समझ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हमें मेंटली हेल्थी कैसे रहना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना खाइए। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि अच्छा खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशनल खाना खाइए। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। इससे ना ही हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। फिर दूसरा, स्ट्रेस मैनेज कीजिए। मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में हमको कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है। ये सब कीजिए, ड्राइंग कीजिए, और जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। फिर एक्सरसाइज, जो मैंने आपको बताया कि वीक की 150 मिनट्स हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो कीजिए।
फिर टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, हमको जिसके पे भी भरोसा है, फिर वो हमारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माँ हो, पिताजी हो, या फिर हमारे कोई फ्रेंड्स हो, अगर वो भी नहीं मिल रहा है आपको, हमारे ट्रस्टवर्दी टीचर्स हो, या अपने नालंदा में इतने अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे जाके कभी भी बात कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। और हेल्प मांगना ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी एक स्ट्रेंथ है कि हेल्प मांगने के लिए बहुत जिगर का काम है हेल्प मांगना। और जिस दिन आप डिसाइड करेंगे कि मैं हेल्प मांगूंगा और मैं हेल्प मांगूंगी और खुद के मेंटल हेल्थ में प्रायोरिटी बनाऊंगी, उस दिन आप देखेंगे कि आपको आपकी कॉन्फिडेंस में, ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपनी फीलिंग्स को कभी भी दबा के ना रखें। आपको जैसा भी फील हो रहा है आप लोगों के सामने वैसा बिहेव करें। हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश ना करें कि आई विल नॉट क्राई, आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। या फीमेल है तो फीमेल रोती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल हो फीमेल हो, अगर हमें बुरा लग रहा है हमें बताना चाहिए कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं मुझे बुरा लग रहा है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज बनाइए और फिर अपनी फीलिंग्स हमेशा किसी ना किसी के साथ शेयर करें। निगेटिव लोगों से दूर रहे, हमेशा निगेटिव लोगों से दूर रहे, जो कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी सकर्स होते हैं हमारे। हम लोग कुछ भी अच्छा करने जाए और निगेटिव थॉट्स अगर हमारे मन में आ जाते हैं, निगेटिव एनर्जी हमारे मन में आती है, तो उससे हमारी जो स्ट्रेस लेवल है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो और बढ़ने लगती है। फिर सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के जनरेशन में सोशल मीडिया इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि तो हमें ऐसा फील होने लगता है, अरे मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन उससे हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ हमारी कितनी खराब हो रही है उस चीज से, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और सोशल मीडिया कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा हमें सोशल मीडिया बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेक योर मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी, मतलब हमें खुद की मेंटल हेल्थ पे कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुद की मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। उससे हमारी जो ओवरऑल वेलबींग है वो मेंटेन रहेगी। फिर सर्वाइकल कैंसर, आजकल फीमेल्स में, मतलब मीडियन एज अगर सर्वाइकल कैंसर की हम लोग देखें तो 50 to 55 ईयर्स एज फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है हमारे कंट्री में। तो इसके क्या सिम्टम्स है वो हमें देखना चाहिए। अगर आपके आजू बाजू किसी को ये सिम्टम्स है, आपके मदर को, आपके किसी रिलेटिव को ये सिम्टम्स है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, पेन इन पेल्विक एरिया, यानी कभी भी आपको नीचे के एरिया में दर्द होना। फिर मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, जो भी मैंने बताया, मेंसेस कम होना, ज्यादा दर्द होना, फिर उसके बाद मेंसेस कभी भी आना, बीच में ब्लीडिंग होना। फिर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल क्या है ये हमें समझने की जरूरत है पहले। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, अगर हम लोग हमारी साइकिल देखें 28 दिनों की, तो पहले के 14 दिनों में जो हमारा डिस्चार्ज है वो थिन और बहुत सारा रहेगा, और उसकी कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसके वजह से इचिंग नहीं होनी चाहिए, और क्लियर कलर्ड होना चाहिए पहले के 14 दिनों में। तो फिर दूसरे 14 दिनों में जो है वो डिस्चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर स्मेली वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से इचिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर थकान महसूस होना, हमेशा थका थका महसूस होना, फटीग महसूस होना, फिर उल्टी उल्टी जैसे फीलिंग आना, फिर वेट एकदम से कम हो जाना, या आपके कपड़े एकदम से ढीले हो जाना, ये सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो रिस्क फैक्टर्स है एचपीवी, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। उसके वजह से अगर वो इन्फेक्शन हमें होता है, उससे हमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन हमें कैसे आता है, तो अर्ली क्वार्टर की, यानी 18 साल के पहले अगर कोई फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, उसके वजह से उसको एचपीवी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 20 साल के पहले अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उसके वजह से भी एचपीवी का इन्फेक्शन हो सकता है। फिर मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब
अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, या आपका जो पार्टनर है वो अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके वजह से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। फिर किसी को एचआईवी है तो उसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी यानी 4 प्रेगनेंसी से ज्यादा होना, वो भी सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर स्मोकिंग, अगर कोई फीमेल स्मोक करती है तो उससे भी सर्वाइकल कैंसर बढ़ता है। फिर इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो सबसे बड़ा है कि आप रिस्क फैक्टर्स को ही अवॉइड करिए। आप जो भी मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए उससे दूर रहिए, तो आपको बचाव मिलेगा सर्वाइकल कैंसर से। और एक एचपीवी की वैक्सीन आती है जिसका नाम है सर्विरैक्स, गार्डासिल और गार्डासिल 9, और सर्वावैक करके भी एक नई आई है अभी। तो ये वैक्सीन हमें लेनी चाहिए। इसके 2 डोजेस होते हैं, और अगर 25 साल से ज्यादा फीमेल है तो 3 डोजेस लेना होता है। तो 9 साल से ज्यादा जो भी बच्चियां हैं उनमें हम लोग वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर कोई हाई रिस्क फीमेल है, या नॉर्मली भी हर फीमेल को एक पैप्समियर नाम की टेस्ट आती है, वो हर 3 साल में करानी चाहिए। मतलब 21 साल की अगर आपकी एज हो गई, उससे ज्यादा या उससे ज्यादा है, तो हर 3 साल में एक बार आपको पैप्समियर कराना चाहिए। पैप्समियर में जो है क्या होता है, आपके सर्वाइकल से सैंपल लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अगर उसमें कोई भी सेलुलर प्रॉब्लम दिखती है या एबनॉर्मल सेल्स दिखते हैं, तो फिर आगे की प्रोसीजर रहती है, एचपीवी डीएनए टेस्टिंग रहती है, कॉल्पोस्कोपी रहती है, वो सब करके देखा जाता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी आज के जमाने में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। फीमेल्स में ही नहीं, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ गया है। तो उसके सिम्टम्स क्या है ब्रेस्ट कैंसर के? सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी गांठ महसूस होना हमारे छाती में, या निपल से डिस्चार्ज होना कोई भी कलर का, समझिए ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। डिम्पलिंग यानी एक डिम्पल जैसा बन जाना ब्रेस्ट में। फिर पेन होते रहना। फिर निपल रिट्रैक्शन यानी निपल अंदर चले जाना। रेडनेस वहां पे दिखना। स्किन का जो टेक्सचर है वो एकदम से चेंज हो जाना। या ऑरेंज के ऊपर, जैसे हम लोग प्योर ऑरेंज अपीरियंस कहते हैं उसको, जैसे ऑरेंज के ऊपर छेद छेद रहते हैं ना नॉर्मल ऑरेंज के ऊपर, वैसे अगर हमारे ब्रेस्ट के स्किन में दिखने लगते हैं तो वो एक बहुत बड़ा साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। फिर हमारे एक्जिला या खाकी में कोई गांठ महसूस होना, वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। और अगर आपको ये सब दिखता है तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेक करा लेना चाहिए एक बार। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर मेंस्ट्रुएशन 11 साल के पहले किसी भी बच्ची को आता है, और मेंस्ट्रुएशन 50 साल के बाद किसी औरत का कम होता है, बंद होता है, तो ये रिस्क फैक्टर्स है। फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर कोई ले लेता है या हार्मोन्स लेता है, तो ये रिस्क फैक्टर है। और अगर कोई औरत जो है उसे 30 साल के पहले बच्चा नहीं होता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर वेट बढ़ना या बहुत ज्यादा ओवरवेट रहना, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में स्क्रीनिंग करते रहने चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रहता है, उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, या खुद से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें ब्रेस्ट में कोई लंप है क्या। फिर बीच बीच में मैमोग्राफी कराना या सोनोग्राफी कराना, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। फिर लाइफस्टाइल हमारी अच्छी रहनी चाहिए, और अच्छे से खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि स्क्रीनिंग कब से शुरू करनी चाहिए। तो अगर 20 साल के ऊपर आपकी एज है तो आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने की बहुत जरूरत है। आप खुद से चेक कर सकते हो, और अगर आपको कोई लंप महसूस होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। फिर अगर आप 30 साल से ऊपर है तो मैमोग्राम हमें कराना चाहिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से, और डॉक्टर के थ्रू चेक करा लेना चाहिए।
तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें कौन से डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए सर्जरी, एमएस जनरल सर्जरी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर्स में, उनके पास जाना चाहिए। फिर 40 के ऊपर है तो हर साल हमें एक मैमोग्राम कराना चाहिए और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कराना चाहिए। तो आखिर में एक ही चीज मैं बताना चाहूंगी, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यही है, आपको फीमेल्स की हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी खाना चाहिए। आपके प्लेट में सारी चीजें रहनी चाहिए, यानी कैलोरीज, फिर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, फिर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीजें खाना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि एक आइडियल थाली कैसी दिखनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा चावल, आधा कटोरी चावल, 2 से 3 रोटियां, बहुत सारी हरी सब्जियां, फ्रूट्स, और बीच बीच में सैलेड जो है वो हम खाते हैं, वो रहना चाहिए। फिर स्नैक्स में हमें फ्रूट्स खाना चाहिए। और जो भी हमारी बॉडी हमें बताती है कि कौन सी चीज हेल्दी है और कौन सी चीज हेल्दी नहीं है आपके लिए, आप अपने बॉडी की सुनिए और उसके हिसाब से आप अच्छा खाना खाइए। और प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रोटीन के लिए हमें एग्स इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी कोई भी जरूरत जो है वो आपके डेली फूड से कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और उसके लिए आपको एक डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, यानी कि शांत रहिए, स्ट्रेस मैनेज कीजिए, बहुत सारा लीजर टाइम निकालिए खुद के लिए, और एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज का भी मैंने आपको बताया कि हफ्ते के 150 मिनट्स आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। योगा कर सकते हैं आप, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। और एक सोशल सर्कल आपका ऐसा मेंटेन करे जिसमें नेगेटिव लोग ना हो, अच्छे लोगों से बात करे, अच्छे लोगों से अपना संपर्क रखे, उससे आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी होगी। थैंक यू। यस, या, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी जानकारी आज मुझे मिली है कि किस तरीके से हम अपनी, मतलब जैसे मैम ने ही explain किया कि सर्वसमावेशी होलिस्टिक, ये हम सर्वसमावेशी किस तरीके से हम अपने आप का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रख सकते हैं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हम क्या खाते हैं। एक कहा जाता है कि जो हम खाते हैं वैसा ही हम बाहर दिखते हैं। तो ये काफी क्लियरली मैम के प्रेजेंटेशन से, उनकी बातों से हमें समझ में आया। तो हमारा खान पान का हम जो ध्यान रखते हैं और मेंटली भी हमारा मेंटल हेल्थ भी कैसा है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, काफी अच्छी तरीके से लैबोरेटिवली मैम ने इस चीज को समझाया है। एंड मैं अभी बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी के क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज, मैं एंडिंग में या एक आप चीज चैट। कहना चाहती हूँ। यस मैं बस एंडिंग में एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक कोट है कि अ वुमन कैन डू एनीथिंग अ मैन कैन डू एंड शी कैन। तो आपकी जो है वो हैवी ब्लीडिंग कैटेगरी में आता है। अगर क्लॉट्स जा रहे हैं, इसका मतलब आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, और 7 दिन भी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है। तो आपको क्या करना है, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और चेक कर लेना चाहिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उनको बताओ, सोनोग्राफी वगैरह करा लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। थैंक यू मैम। हाँ हाँ, इट्स वेलकम। यस, और कोई आखिरी सवाल? और किसी को कोई सवाल है? आई थिंक काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी है। कमेंट्स भी आ रहे हैं कि काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैम ने। तो रियली, और थैंक जो यू। भी हमारे सारे सवाल है, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है, उन सबका एक ही मूल मंत्र है कि हम अपने अच्छे खान पान का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, एंड अपना जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ध्यान रखें। और इन तीनों हाँ। चीजों के साथ ही हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है, वुमेन की हेल्थ है, बिकॉज वुमेन का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, वो काफी जटिल, कॉम्प्लिकेटेड है काफी। और यस आजकल यस। जो अभी ब्रेस्ट के इसमें भी मैम ने बोला कि हार्मोनल इश्यूज जो है
ये सबसे हाँ कॉमन, ये पीसीओडी होना, मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होना, ये मोस्ट कॉमन चीज है, लाइक आजकल की जो वुमेन्स है वो फेस कर रही है। तो द मेजर थिंग, हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो यही तीन जो मेजर चीजें हैं जो आज के मैम के सेशन से हमें मिलती है, एक हमारा जो टेक अवे है इस सेशन का। तो यस, थैंक यू सो मच मैम कि आपने आज समय निकाला और हमारे साथ इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, आपने इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में आपने हम सभी को समझाया कि हम अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एंड जो पार्टिसिपेंट है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इस सेशन में शामिल हुए और इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच। प्रीति, यू वांट टू ऐड समथिंग? थैंक यू सब सुनने के लिए। काफी लंबा सेशन हो गया, मुझे पता है। नहीं, नो नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली मैं बहुत खुशी हो रही कि बहुत ही एक्सप्लेन आपने अच्छा किया है। और इतनी सरल भाषा में था ये कि मुझे लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को या जो भी हमारे वीमेंस अभी बनी है मेंटर हाँ या मेंटीज, उनको आपका अगर किसी, ये वीडियो अभी मैं अपने ग्रुप में भी डालूंगी क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेट अभी आए नहीं है, तो आपका हाँ नंबर हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको, हाँ हाँ, कर दीजिए, है नो ना। प्रॉब्लम। हाँ थैंक यू हाँ और बिना मैम। मैसेज के कोई भी आएगा नहीं, पहले हम बोलेंगे उनको कि मैसेज करिए प्रॉपर से, तभी आपका नंबर शेयर हाँ किया हो, ठीक है। हाँ उसके बाद ऐसे नहीं मैम, आप होगा। मुझे भेज सकती है क्या ये वीडियो, आपने सेव किया होगा हाँ, तो? हाँ। मैं कल जाते ही ऑफिस में आपको भेज दूंगी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मॉर्निंग में मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ, और ठीक है क्लोज मैम। का मतलब ही नहीं, इतना अच्छा सेशन हुआ है कि ये सभी को पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है ना। वीमेंस के बारे में, हाँ वीमेंस में वो जो प्रोग्रेस होती है, पूरा पूरा जो हमारे हेल्थ इश्यूज है, वो सब बहुत ही अच्छा हुआ हो और सबको पता भी होना चाहिए। इसलिए थैंक यू वेरी मच रचिता। थैंक यू, आपने मुझे मतलब ये टॉपिक दिया, मुझे उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे ये टॉपिक पे बात करने को मौका मिला, क्योंकि मेरा हमेशा से ही फीमेल हेल्थ की तरफ बहुत खिंचाव रहा है। मैं हमेशा से ही फीमेल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च भी करते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ ये सब चीजों के बारे में। ओके, थैंक यू मच। मैं कल आपसे बात थैंक यू। करती हूँ। ओके, हाँ हाँ, यस, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू टीम। हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू, जय भीम। जय हिंद, थैंक यू। जय